Hello friends, welcome to iExamB. I am Ravi and in this video lecture we are going to cover important PIB news from 7 to 9th of June. Okay. The current affairs which are going to be covered in this video are going to be important for UPSC, RBI, NABARD and other banking exams. Okay. तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये पीआईबी वाला जो मैटर है, पीआईबी में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है वो यूज़ कैसे होती है, उसका यूज़ कैसे करेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट जब पीआईबी पे जाते हैं तो न्यूज़ पढ़ के उनको समझ में नहीं आता कि ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट कैसे है, उसमें का कौन सा डाटा पूछ सकते हैं या फिर कौन सी कमिटी या फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एस्पिरेंट्स को पता नहीं होती है, इसलिए हम ये पीआईबी की सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसमें हम जो भी पेरिफेरल न्यूज़ होंगी या फिर पेरिफेरल डाटा, पेरिफेरल इंपॉर्टेंट स्टैटिक न्यूज़ होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये करंट अफेयर के साथ साथ आपका जो स्टैटिक है वो भी साथ साथ प्रिपेयर होते रहेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर और स्टैटिक प्रिपेयर करने के लिए हमारी ये पीआईबी की सीरीज आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि हर फ्राइडे और ट्यूसडे को आएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये है पहली न्यूज़ पीआईबी से। पहली न्यूज़ क्या कहती है, ये आपको स्टैटिस्टिक दिया है। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स है कि अर्लियर लास्ट ईयर वीट का प्रोडक्शन क्या था और इस ईयर वीट का प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो ये ऐसी स्टैटिस्टिक पीआईबी पे बहुत बार आती है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे फिगर्स दी है, ये टेम्परेरी फिगर्स है, ये अपडेट होंगी बाद में, है ना। तो इस पे तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इस पे है ना, इसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, जो कि ये है। नाबार्ड प्रीलिम्स 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कहाँ से निकला क्वेश्चन, ये यहीं से निकला है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है ना, हर साल एक रिपोर्ट इशू करती है जिसको हम एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, एग्री स्टैटिस्टिक्स, तो 2019 में भी इन्होंने रिलीज किया था, तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर क्या है हम देखते हैं। ये उस रिपोर्ट से हमने स्क्रीनशॉट लिया है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं राइस, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, सेकंड नंबर पे यूपी है, थर्ड पे पंजाब है। तो ये जो एग्री स्टैटिस्टिक्स है इस पे एस्पिरेंट्स का ध्यान नहीं जाता, तो इसीलिए हमने ये पीआईबी सीरीज शुरू की है, जिसमें कि जो भी पेरिफेरल इश्यूज होंगे, जो भी पेरिफेरल इंफॉर्मेशन होगी एग्जाम से रिलेटेड, है ना, वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको बस इसकी नोट्स लेते रहने हैं और ये पीआईबी न्यूज़, पीआईबी का ये सेशन आपको रेगुलरली फॉलो करना है। तो आगे बढ़ते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे है इस न्यूज़ से। ठीक है, इस न्यूज़ से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस मिनिस्ट्री ने ये डाटा जारी किया है। अब इससे आपको क्या समझना है कि आप अगर नाबार्ड का इंटरव्यू दे रहे हो, तो नाबार्ड के लिए आपके लिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको एग्री से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सको उतनी आपने करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है, इस इमेज से आपको पता चलता है कि टॉप मोस्ट वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन से हैं इंडिया में। तो ये एक है पंजाब, फिर है एमपी, फिर है हरियाणा, फिर है यूपी और साथ साथ आपको राजस्थान भी मिलेगा। ठीक है, तो ये पांच वन ऑफ द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है इंडिया में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये एक न्यूज़ है द एयर क्वालिटी से रिलेटेड। द एयर क्वालिटी ओवर दिल्ली एनसीटी इज लाइकली टू रिमेन इन मॉडरेट कैटेगरी। ठीक है, ये दिल्ली एयर क्वालिटी का जो इशू है ना, ये नेशनल इशू बन चुका है। ठीक है, तो अब ऐसे आप देखेंगे या फिर ये पूरी न्यूज़ भी आप पीआईबी में पढ़ेंगे ना, तो ये आपको ध्यान में नहीं आएगा कि ये इसमें से क्या हम टेक अवे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम आपको बताएंगे कि इसमें से टेक अवे क्या हो सकता है और इसमें से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं एग्जाम में। ठीक है, और आपको ये आर्गुमेंट के तौर पे कैसे यूज करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की तौर पे ये एक क्वेश्चन है जो कि आरबीआई मेंस में पूछा गया था इसी साल आरबीआई में ये क्वेश्चन आया था। बोल रहा है कि डिस्कस इंडियाज कमिटमेंट टू क्लाइमेट चेंज इन लाइट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इंडिया जो भी इनिशिएटिव ले रही है या फिर इंडिया जो भी क्लाइमेट चेंज में काम कर रही है, इसको कर्ब करने में, इसको कम करने में, तो
हमारी कमिटमेंट कैसे शो करती है इस तीन डोमेन में, सोशियो इकोनॉमिक में, हेल्थ में और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है वो आपकी रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपकी यूपीएससी में भी आता है, आरबीआई में भी आता है और नाबार्ड में भी आता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड फिर आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूपीएससी में भी पूछा गया है इसको 2018 में। ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में काम करता है। ठीक है, इसके तहत हमने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जिसको हम नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो ये नेशनल लेवल पे हमारा प्रोग्राम है। हमने स्टैट्यूटरी बॉडी स्पेशल एयर क्वालिटी मैनेज करने के लिए रखी है। जो भी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज जो भी है एनवायरनमेंट में आ रही है, उस पर कंट्रोल करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके इसके अलावा और एक जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये सीपीसीपी जो है जो वो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के तहत बना है, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1981, और ये यहाँ पे इसके फंक्शन दिए गए। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जब भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करोगे, एयर पोल्यूशन कंट्रोल की बात करोगे, वहां पे ये चीजें आपको अगर पता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, आप आंसर में इसको कोट कर सकते हो रिलेवेंट आंसर में। फॉर एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप कमिटमेंट शो कमिटमेंट दिखाने के लिए इंडिया की ये आर्गुमेंट दे सकती हो कि इंडिया में एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए स्पेशल स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। ये जो नेशनल लेवल पे जो प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये इसकी बात कर रहे हैं हम, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो ये जो नेशनल लेवल पे प्रोग्राम है ये भी हम चला रहे, तो ये हमारा कमिटमेंट शो करता है। इसके अलावा और क्या कमिटमेंट शो करता है, ये भी एक कमिटमेंट है, 175 गीगावाट। ये इंडिया ने कमिटमेंट दिया था पेरिस क्लाइमेट डील में, पेरिस क्लाइमेट डील में। ठीक है, तो ये 175 गीगावाट इंडिया 2022 तक प्रोड्यूस करेगा, ऐसा वहां पे कमिट किया था। ठीक है, तो ये 22 तक शायद पूरा ना हो क्योंकि अभी कोरोना भी आ गया और इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब है, पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन, इस पे जो क्वेश्चन है वो नाबार्ड में मेंस में आया था इस साल 2020, नाबार्ड ग्रेड ए मेंस। ठीक है, तो इस तरह से सवाल बनते हैं, इस तरह से चीज़ों को लिंक करके पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत बार एस्पिरेंट्स को ये चीज़ें पता नहीं होती हैं, इसलिए हम आपके लिए ये लिंकेजेस तैयार करके आपको डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों के नोट्स बनाने हैं ताकि आप इसको एग्जाम टाइम में रिवाइज कर सके। ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे इस बार आरबीआई मेंस में भी क्वेश्चन आया था 2021। ठीक है, तो ये 175 गीगावाट का ब्रेकअप क्या है, 100 गीगावाट सोलर से आएगा, 60 विंड से आएगा, 10 आपका बायो पावर से आएगा और 5 गीगावाट जो है स्मॉल हाइड्रो पावर से आएगा। ये ब्रेकअप भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, पीआईबी पे एक किसी न्यूज में ओलंपिक का जिक्र किया था। तो ओलंपिक का जिक्र हुआ है तो ओलंपिक इंपॉर्टेंट होता ही है, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट है ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो वो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है टोक्यो में। ये 20 में होना था, 2020 में, लेकिन कोरोना के चलते वो 21 में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका थीम क्या है, यूनाइटेड बाय इमोशन। ये थीम पे रिलेटेड क्वेश्चन बैंकिंग में, आरबीआई में, नाबार्ड में पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो किसी इंपॉर्टेंट इवेंट का जो थीम है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, है ना, या फिर ग्लोबल जो समिट होती है डब्ल्यूटीओ की, G20 की, उससे रिलेटेड, या फिर कुछ हेल्थ इवेंट है, स्पोर्ट्स इवेंट है, उसका थीम आपको ध्यान में रखना है। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट टेक अवे जो है इस न्यूज़ से वो कि आगे वाले ओलंपिक्स कहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, ये आगे वाले ओलंपिक्स की लिस्ट है, एक ही जगह पे आपको दिया है। बीजिंग में होगा 22 में, फिर पेरिस में होगा 24 में, फिर मिलानो में होगा 26 में, और फिर लॉस एंजल्स 28 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टेक अवे है, ये इसका आप नोट कर लो। ठीक है, ये यहाँ पे
एक न्यूज है हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, इस न्यूज में बात की गई है एफएसएसआई पे। ये एफएसएसआई क्या है? आप अगर कुछ खाने का पैकेट बाय करते हो, हल्दीराम का मान लो आपने कुछ पैकेट खरीदा है, तो उसके पीछे देखना आपको लिखा हुआ मिलेगा, एफएसएसआई का लोगो होगा वहां पे। ये एफएसएसआई क्या करता है? फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देता है, सेफ्टी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, है ना, उसकी सेफ्टी पे ध्यान देता है। ठीक है, तो ये एफएसएसआई जो है ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और कई बार ये फूड फूड से रिलेटेड है, हमको लगता है कि हमको लगेगा ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, बट ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार बच्चे ये भी लॉजिक लगाते हैं ये कंज्यूमर अफेयर्स के तहत आता होगा एफएसएसआई ये ऑर्गेनाइजेशन, पर नहीं, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, इसका लॉन्ग फॉर्म भी आप याद रखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन आया था 2018 में एफएसएसआई पे। ठीक है, ये आप क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर ए है। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये इसके अंडर नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में है, जैसे अपेडा है ना, एफएसएसआई है, नीति है, इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर आता है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये नेशनल इंस्टीट्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और ये आती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। ठीक है, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ये स्वच्छ भारत मिशन आपके सैनिटेशन से रिलेटेड है, आप इसको हेल्थ इश्यूज से भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना, जहाँ पे भी आप हेल्थ इश्यूज के बारे में या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे, सैनिटेशन के बारे में बात करोगे, तब आपने इस मिशन का जिक्र जरूर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। ठीक है, इसमें इन्होंने बात की है इस ऑर्गेनाइजेशन पे, IREDA। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसको रिसेंटली एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। ठीक है, इसका लॉन्ग फॉर्म भी है, ये लॉन्ग फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जो भी आपका क्लाइमेट से रिलेटेड हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड हो, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आप इसको नोट करते चलिए, क्योंकि हर बार, हर साल बहुत सारे एग्जाम में, नाबार्ड में, आरबीआई में या फिर यूपीएससी में भी एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाता है, ऐसे भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे में ऐसा फोडर मटेरियल अगर आपके पास है, मान लो ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये आपको ऑर्गेनाइजेशन पता है ना, तो आप आगे चल के आर्गुमेंट में या फिर आपको कोई आर्गुमेंट देना है, उसको बैकिंग देने में, या आप इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो कि भी IREDA ने 12,000 मेगावाट का सोलार पावर प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है, तो ऐसी ये फॉडर मटेरियल है, ये आपको ध्यान में रखना है, ताकि जब आप आर्गुमेंट लिखेंगे आरबीआई ग्रेड बी मेंस में या फिर यूपीएससी में, है ना, या फिर नाबार्ड के ऐसे में, तो ये आपको चीज़ें हेल्प करेंगी आर्ग्यू करने में, आर्गुमेंट्स लिखने में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। 16 varieties of mangoes including 3 GI certified are exported to Bahrain from West Bengal। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री से आई है। तो इस न्यूज़ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये अपेडा, इसका लॉन्ग फॉर्म पूछा था नाबार्ड में, है ना, 2000 आई थिंक 19 में या 18 या 19 में पूछा था, इतना पक्का है, 18 या 19 में। अपेडा का लॉन्ग फॉर्म, ये एग्री से रिलेटेड जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उनके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये अपेडा है क्या? ये है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये उसका लॉन्ग फॉर्म है, और ये एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, ये आता है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, तो लोगों को लगता है ये एग्री मिनिस्ट्री के अंडर आता होगा, नहीं,
ये आता है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसमें। आगे बढ़ते हैं। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक न्यूज़ थी। हालांकि डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ज़्यादा एग्जाम में आता नहीं है आरबीआई या नाबार्ड में। पूछा तो कुछ जो एक्सरसाइजेज होती है, नवल एक्सरसाइजेज या मिलिट्री एक्सरसाइज, उस पर क्वेश्चन आता है। लेकिन इस न्यूज़ में ना जनरली ये बच्चे डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ ना स्किप करते हैं, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात छुपी हुई है। वो है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये बहुत ही रिसेंट ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन क्यों है, ये किस लिए है, कि कोरोना में जो इंडियन सिटीजन्स बाहर फंसे पड़े थे, है ना, तो उनके लिए ये ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये ऑपरेशन समुद्र सेतु, ठीक है। अभी ये बाहर कंट्री से मेडिकल सप्लाईज लाने में भी इंडिया की मदद कर रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये है ऑपरेशन समुद्र सेतु। यहाँ पे दिया गया है डिटेल। ठीक है, ये हाईलाइट किया गया है, हाईलाइट किया है रिपैट्रिएशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ओवरसीज, है ना। तो ये रिसेंट ऑपरेशन है, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये एक न्यूज़ आई है। अब ये आप पूरी न्यूज़ पढ़ोगे तो इसमें से आप ना कंफ्यूज हो जाओगे कि कितना सारा डेटा निकालना है। आप अगर पूरी न्यूज़ पढ़ोगे तो बहुत सारा मिलेगा, लेकिन उसमें काम का है ना हमारे ये है पीएम ई विद्या। कोरोना के चलते एजुकेशन सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यूज़ चैनल चलाया, सॉरी टीवी चैनल चलाए, उस पे एकेडमिक कंटेंट वो दिखाते थे। ठीक है, फिर कुछ वेबसाइट लॉन्च की, कुछ पोर्टल लॉन्च किए जहाँ पे एजुकेशन एकेडमिक्स से रिलेटेड बातें चल रही हैं। तो ये बहुत सारे इनिशिएटिव हो गए थे एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसको कंसोलिडेट करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है। उसका नाम है पीएम ई विद्या। आपको एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड सभी साइट या ऐप जो कुछ भी है वो आपको एक ही जगह पे मिलेगा, और उसका नाम है ये पीएम ई विद्या। ठीक है, तो ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये कोरोना के चलते आई है। ठीक है, इसका आप नोट कर लो। फिर आते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ना, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, तो हर साल होता है। आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो, बायोटेक से रिलेटेड, नैनो से टेक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ही होगा, है ना। प्रीलिम में, मेंस में, दोनों जगह ये क्वेश्चन नाबार्ड से के पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सोशल इश्यूज है ना। हेल्थ एक सोशल इशू है, हेल्थ इशू एक सोशल इशू है। सो हेल्थ से रिलेटेड जो कुछ भी आए वो आपको ट्रैक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक टी सेल के बारे में चर्चा हो रही है, चिमरिक एंटीजन रिसेप्टर। ठीक है, ये चिमरिक एंटीजन रिसेप्टर, इसको टी सेल हम बोलते हैं। तो ये टी सेल जो है ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है, आपकी इम्यूनिटी। ये डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है ना, व्हाइट ब्लड ब्लड कार्पस्कल्स। ठीक है, तो ये टी सेल ध्यान में रखिए कि ये इम्यूनिटी पावर से रिलेटेड है। इसके बाद ये बिराक करके ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिराक बोले तो क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। ये बिराक आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के अंडर। ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी सिलेबस का पार्ट है उसके लिए ये बिराक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज़ें आपको पीआईबी पे नहीं मिलेंगी, आपको पीआईबी पे सिर्फ ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम जो काम का है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अपना नॉलेज बेस बढ़ा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यू नेवर नो कब एग्जाम में पूछी जाए, बट ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने ना एक स्कीम लॉन्च की थी, मतलब ये जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम करके एक नीति आयोग ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये है समझ लो ये है आपका इंडिया। ठीक है, तो आप अगर कोस्टल एरिया में जाओगे ना, ये आपको प्रॉस्परस एरिया दिखेगा। ठीक है, मुंबई है, कोच्चि है, गोवा है, ये गुजरात का कोस्टल एरिया है। तो कोस्टल एरिया हमेशा है ना प्रॉस्परस होता है, लेकिन आप अंदर जाओगे यहाँ पे ट्राइबल एरिया है ना, यहाँ पे ट्राइबल एरिया है, इधर ये ट्राइबल एरिया है, यूपी का बहुत सारे एरिया। तो ऐसे ना 112 डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग ने आइडेंटिफाई किए कि जो बहुत ही बैकवर्ड है, वहाँ पे एजुकेशन का प्रॉब्लम है,
फिर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे स्किल गैप है, लोगों के पास रोजगार नहीं है ना, वहाँ पे इरिगेशन का इशू है, वहाँ पे जेंडर इश्यूज है, वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है। तो ऐसे सब आइडेंटिफाई करके 112 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए, और इसको ना ये लोग डेवलप करेंगे। यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ये लाएंगे नीति आयोग, है ना। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पे डिजिटल इंडिया का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कॉमन सर्विस सेंटर है इसके तहत। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है उसके पीछे। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है ये आता है आपके इंक्लूसिव डेवलपमेंट में। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो जहाँ पे भी आप आर्गुमेंट करोगे या जहाँ पे भी आपको कुछ इंक्लूसिव डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ बोलना है, तो आप ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का आप मेंशन कर सकते हो, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये रिसेंटली एक रैंकिंग का एक न्यूज़ आया है पीआईबी पे, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इस रैंकिंग के तहत क्या हुआ है, आईआईटी बॉम्बे जो है उसका रैंक है 177, फिर दिल्ली का है 185, फिर आईआईसी बैंगलोर का है जो है 186। ये ओवरऑल रैंकिंग है। लेकिन सिर्फ रिसर्च की हम अगर बात करें तो रिसर्च में है ना आईआईसी बैंगलोर रैंक 1 है। ये ऑफिशियल न्यूज़ है, पीआईबी पे आई है, आईआईसी बैंगलोर रैंक्ड 1 इन वर्ल्ड फॉर रिसर्च, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई है, ये आप इसको नोट करके रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, ये आता है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर। इन्होंने एक एमओयू साइन किया है आईकार के साथ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और इस एमओयू के तहत क्या होगा कि फार्मर्स की जो डिमांड बेस्ड जो कुछ भी टेलीकॉम से रिलेटेड कुछ डिमांड होगी, तो ये ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ये पूरा करेगा। किसी फार्मर को कुछ डिमांड है कि भाई उनके एरिया में इस महीने में कुछ रेनफॉल से रिलेटेड एक्टिविटी चलेगी क्या, ह्यूमिडिटी कितनी होगी, है ना, या फिर टेम्परेचर कितना रहेगा, कुछ साइक्लोन आने की या फिर कुछ फ्लड आने की, हेवी रेनफॉल की संभावना है क्या, कोस्टल एरिया है, वेस्टर्न सॉरी ईस्टर्न इंडिया है, कुछ साइक्लोन के चांसेस है क्या। तो ऐसे डिमांड बेस्ड कुछ एक्टिविटीज होंगी फार्मर की, तो उसमें ये हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, ये एमओयू इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एग्री से रिलेटेड जो भी ऐसा कुछ होता है ना, नाबार्ड एफसीआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये एमओयू वगैरह तो वो आए दिन पूछते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है, नाबार्ड वाले। इसको नोट करके रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एमएसपी से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन आपके साथ आपके पास होनी चाहिए कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये कौन डिसाइड करता है। ये डिसाइड करती है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। ये अप्रूवल देती है बेसिकली, ठीक है। तो ये एमएसपी को फाइनल अप्रूवल किसका होता है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपका नॉलेज बेस बढ़ाएगी, ठीक है। ये सीसीईए पे यूपीएससी में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, टेस्ट सीरीज में भी बहुत क्वेश्चन होते हैं इस पे। नाबार्ड और आरबीआई के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल से आरबीआई के सिलेबस में एग्रीकल्चर भी है, ठीक है। और आरबीआई नाबार्ड जैसी एग्जाम जो है या फिर जीए जो होता है बैंकिंग का, ये 80 to 90% करंट अफेयर ओरिएंटेड ही होता है। तो जितना ज़्यादा करंट अफेयर का अपना आपका कवरेज होगा उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ते हैं एग्जाम क्लियर करने, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपको रिवाइज्ड एमएसपी के कुछ फिगर्स हैं, ये मैंने अलग से इसको टेबल बना के यहाँ पे आपके लिए रखा है, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट है इसमें से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है जैसे पैडी हो गया, व्हीट हो गया, बाजरा, मेज, ये इम्पोर्टेंट क्रॉप है, इसका आप याद कर लेना, ठीक है। फिर रिसेंटली ये अनूप चंद्रा पांडे का इन सर का अपॉइंटमेंट हुआ है एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। इलेक्शन कमीशन में ना 3 लोग होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनमें से एक ये है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आज की डेट में है सुनील अरोरा। सुनील अरोरा, ये ध्यान में रखिए आप। और ये जो इलेक्शन कमीशन है इसका आर्टिकल है 324, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन न्यूज़ होने के कारण ये आर्टिकल वगैरह उसका इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो ये आप ध्यान में रखो, ठीक है।
तो ये होती है पेरिफेरल इंफॉर्मेशन। ये हम आपको इस वीडियो के इस पीआईबी सीरीज के जरिए हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप आपकी नोट्स में इलेक्शन कमीशन के बाजू में आर्टिकल 324 लिखो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम भी लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। अब सिविल एविएशन का आपको सिलेबस में कुछ लेन देन दिखेगा नहीं, तो बहुत सारे लोग सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का कुछ नोटिफिकेशन खोलते नहीं है पीआईबी पे। लेकिन इसमें ना एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ छुपी हुई है जो कि आपको रिवाइज करने में काम आती है। ये है स्वामित्व स्कीम। ये स्कीम इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। रूरल डेवलपमेंट से जो रिलेटेड जो भी है वो आपके नाबार्ड के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। मोर ओवर इस साल आरबीआई ग्रेड बी मेंस में भी इस स्कीम पे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव आया था आरबीआई ग्रेड बी मेंस में, आरबीआई ग्रेड बी मेंस 2021। ठीक है, तो ये स्वामित्व स्कीम क्या है देख लेते हैं। स्वामित्व स्कीम का ये लॉन्ग फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ओके, और ये किसके तहत आता है? ये आता है, नोडल मिनिस्ट्री है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रेवेन्यू डेफिसिट का कुछ डाटा दिया है पीआईबी पे। तो इसमें क्या है ना, ये रेवेन्यू डेफिसिट ये टर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रेवेन्यू डेफिसिट से बहुत लोग हैं ये न्यूज़ पढ़ लेंगे, ये फिगर लिख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और आगे बढ़ लेंगे, लेकिन क्वेश्चन इस फिगर पे नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा ऐसे। ये है क्वेश्चन, ये आरबीआई ग्रेड बी मेंस का क्वेश्चन है। इस पे क्या इसमें क्या पूछा है उन्होंने? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछा है। पीआईबी में क्या आया था? रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये सब चीज़ें क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बजट है। बजट के ना टोटल 2 अकाउंट होता है मोटा मोटी, रेवेन्यू अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। तो रेवेन्यू अकाउंट में एक तो होता है आपका इनकमिंग होता है, दूसरा आपका होता है आउटगोइंग। मतलब ये हो गया आपका इनकम और ये हो गया आपका खर्चा, मतलब एक्सपेंडिचर। कैपिटल अकाउंट में भी कैपिटल रिसिप्ट होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू अकाउंट में जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसमें क्या आता है? आपका आता है टैक्स रेवेन्यू, मतलब इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, कॉर्पोरेट टैक्स, ये यहाँ पे आएगा। फिर नॉन टैक्स चीज़ों से भी रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट को। जैसे मान लो कि बीएसएनएल है, बीएसएनएल को कल 100 करोड़ प्रॉफिट हो गया, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, लेकिन वो टैक्स रेवेन्यू है क्या? नहीं, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। जैसे यूपीएससी की आप फीस भरते हो तो वो भी एक रेवेन्यू है, वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है? सैलरी आती है, सब्सिडीज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट, मेंटेनेंस का कॉस्ट आता है, गवर्नमेंट के बिल्स आते हैं जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का है, गाड़ी का बिल है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये एक और ये एक आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसका आंसर ये सी बन जाता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट में भी कैपिटल रिसिप्ट होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, खर्चा, ये खर्चा, और ये नहीं, ये सॉरी, ये इनकम आपका और ये खर्चा। ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है कि जो भी आप बड़ा बड़ा अमाउंट आता है, जैसे मान लो इस साल डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है अराउंड 1,96,000 करोड़, अराउंड अराउंड 2 लाख करोड़। तो डिसइन्वेस्टमेंट का ये 2 लाख करोड़ मतलब बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, ये कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। ठीक है, कुछ लोन रेज किया है गवर्नमेंट ने, वो भी कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? ऐसा एक्सपेंडिचर कि जिससे आपका जॉब क्रिएट हो रहा है, जिससे आपकी लॉन्ग टर्म असेट क्रिएट हो रही है। रोडवेज क्या है? असेट है। डैम क्या है? असेट है ना? हॉस्पिटल भी एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, असेट है। तो ऐसे चीजों पे जो हाँ गवर्नमेंट खर्चा करती है ना, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये आपका रेवेन्यू अकाउंट है। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट में आपका कुछ इनकम है, ये इनकम है आपका, और ये एक्सपेंडिचर है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है, मान लो आपका एक्सपेंडिचर 100 रुपया हो गया, ठीक है, और आपका लेकिन इनकम जो है वो 80 रुपीज है, तो 100 - 80, ये हो गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाउंट जो डिस्कस की जा रही है वो रेवेन्यू डेफिसिट, वो ये है कि इसमें रेवेन्यू रिसिट में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? वो ये है। ठीक है, ये मतलब ये अमाउंट नहीं दिया है, ये अमाउंट रेवेन्यू डेफिसिट फिलअप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को रिलीज किया है। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट का कंसेप्ट जो है वो ये है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये रिसेंटली जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप आर्चरी का, आर्चरी के वर्ल्ड कप का स्टेज 3 जो है वो पेरिस में होने वाला है।
इतना इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। ये मिनिस्ट्री कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये पेरिस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एनटीपीसी, इन्होंने एमओयू साइन किया है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, इसका भी आप ध्यान रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये और एक न्यूज़ है नीति आयोग से रिलेटेड। नीति आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ। तो नीति आयोग से रिलेटेड जो भी आप पढ़ सकते हो, जितना भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो करो, और क्रिस्प फॉर्म में गैदर करना ताकि उसको आपका ये रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है आरएमआई के साथ मिलकर। उस रिपोर्ट का नाम है फास्ट ट्रैक फ्रेट इन इंडिया, फास्ट ट्रैक फ्रेट इन इंडिया, अ रोड मैप फॉर क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव गुड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट बनती है, ये इसका आप नोट करो। ये रिपोर्ट है नीति आयोग से, नीति आयोग की तरफ से, ठीक है। और ये किस पे काम करेगी? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। डायरेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर किसी को पता है, लेकिन उससे रिलेटेड जो कुछ भी अप्लाइड बातें चल रही है मार्केट में, गवर्नमेंट में, वो आपको समझनी चाहिए। इसलिए ज्यादा फोकस आरबीआई, नाबार्ड का, यूपीएससी का करंट अफेयर पे होता है, ठीक है। अभी जैसे ये न्यूज जो है, ये आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, क्योंकि ये CO2 सिक्वेस्ट्रेशन की बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो ये ऐसे जो करंट अफेयर है, ये एस्पिरेंट्स के ध्यान में नहीं आते, तो ये हम आपके लिए पीआईबी सीरीज में लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करंट अफेयर्स खत्म हो गया है। ये हमने अभी यहाँ पे देखा 7 से 9 जून का, ठीक है। और आने वाले वीडियो लेक्चर में, जो कि ट्यूसडे को अपलोड होगा, उसमें हम आगे का 10 से आगे का पीआईबी का न्यूज़ देखेंगे, ठीक है। तो